नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में आज चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में राज्य के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है और जिसमें चुनावों पर चर्चा हुई। चुनाव कहां? तो बिहार में बैठक, बिहार में ही चुनाव की घोषणा जल्द होगी। इसमें निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर काफी गंभीर बातें हुई हैं, लेकिन हकीकत में क्या निष्पक्ष चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में? इस पर अभी से सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के सामने नए सिरे से मतदाता सूची की मांग की है, यानी वोटर लिस्ट जो है। कांग्रेस का कहना है कि नई लिस्ट लेके आइए, नए ढंग से लेके आइए, जिस पर चुनाव आयोग घिर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू की गतिविधियां भी सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या ये दोनों दल वोट के बदले धन का लालच देने में लगे हुए हैं। अभी महिलाओं को पैसे बांटने का काम सरकार ने किया है। आपने देखा कि कल 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए नीतीश कुमार ने जब बांटा तो उन्होंने कहा कि सामने चुनाव है, ध्यान रखिएगा। आपने सुन लिया था कल उनकी बाइट। और उससे पहले जब नीतीश बाबू और मोदी बाबू यानी नरेंद्र मोदी दोनों जब 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए स्वरोजगार के लिए बांट रहे थे, तब भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन उस समय अघोषित तौर पर। और आज नरेंद्र मोदी ने 5 लाख नौजवानों को हर माह 1,000 रुपए भत्ते का ऐलान कर दिया है, देने का ऐलान किया है कि 5 लाख नौजवानों को हर माह 1,000 रुपए भत्ते के रूप में हम देंगे। मोदी ने आज कर्पूरी ठाकुर के नाम को भी भुनाने की कोशिश की, लेकिन इन पैतरों में बीजेपी की हताशा ही नजर आ रही है। वैसे भी बीजेपी ने चुनाव से पहले अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं और कांग्रेस या आरजेडी से ज्यादा बीजेपी का असली रंग देखकर जेडीयू को तकलीफ होगी। बीजेपी और जेडीयू एक साथ है। मैं यहां कांग्रेस और आरजेडी की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी और जेडीयू की बात कर रहा हूं। आपको बता दूं दोस्तों कि आज चुनाव आयोग के साथ बैठक के दौरान जेडीयू ने एक फेज में, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में चुनाव कराने की मांग की है, एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग रखी है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है। संजय कुमार झा ने कहा है कि हमने चुनाव आयोग से बिहार में एक चरण में चुनाव कराने का आग्रह किया है। जब महाराष्ट्र में एक चरण में यानी एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इससे खर्च भी कम होगा और परेशानी भी कम होगी। बिहार एक चरण में चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह बात कहना है संजय कुमार झा, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के। जेडीयू ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि महापर्व छठ में बहुत सारे बाहर रहने वाले लोग भी अपने गांव आते हैं, उनके लिए ये सुविधा होगी कि छठ के बाद जितनी जल्दी चुनाव कराया जाए। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कुछ और ही कहा है। दिलीप जायसवाल साहब कह रहे हैं कि भाजपा ने 1 या 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की है। इसके अलावा बीजेपी ने मांग की है कि मतदाताओं, खासकर बुर्काधारी महिलाओं के चेहरों का मिलान उनके मतदाता पहचान पत्र यानी एपिक कार्ड से सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि केवल वास्तविक मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इन हथकंडों से जाहिर है कि बीजेपी हिंदू और मुसलमान करना शुरू कर चुकी है। वैसे दिलीप जायसवाल ने आज यह भी कहा है कि इस बार चुनाव में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं है, यानी जेडीयू को ज्यादा सीटें या नीतीश की सीएम पद पर दावेदारी को बीजेपी ने अभी से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने भी जवाब दिया है कि पिछले 20 वर्षों से जेडीयू एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर हैं। 2025 से 30 में भी एनडीए में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। एनडीए में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। और आपने याद कीजिए कि अभी कुछ दिनों पहले 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा जेडीयू दे रही थी। कई जगह बैनर पोस्टर लग गए थे पटना में। तो मुख्यमंत्री पद पर फिर नीतीश कुमार ही विराजमान होंगे। इन सब चीजों में कहीं भी किंतु परंतु एवं शक नहीं है। यह कहना है जेडीयू के प्रवक्ता का।
लेकिन दोस्तों यहां पर जेडीयू प्रवक्ता के अलावा बीजेपी और जेडीयू में सीट बंटवारे से पहले ही जो झगड़ा शुरू हो गया है उसमें एनडीए को नुकसान होगा। वैसे एनडीए और चुनाव आयोग दोनों पर कांग्रेस के सवाल भारी पड़ रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने क्या कुछ कहा है, पहले उनको सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पहले सुनिए राजेश राम को। और कांग्रेस पार्टी, बिहार प्रदेश कांग्रेस का कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि एसआईआर के माध्यम से पलायन किए गए लोगों को कितने नाम काटे गए और उनकी सूची बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग करती है और हमने मांगा भी है। उसी तरह से जैसा कि आप नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6E के माध्यम से नए नाम जोड़े जाते हैं, इसमें लगभग 21 लाख जो है नाम जोड़े गए, 21,53,000 नाम नए जोड़े गए हैं। उसकी सूची भी हम मांग करते हैं और नाम के साथ साथ उम्र भी के साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूची के मांग करेगी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्म 6E में नए वोटरों के नाम जब वो उम्र के जो सीमा है उस उम्र के सीमा पर आते हैं तब फॉर्म 6E के तहत नाम जोड़े जाते हैं। इसलिए मैं कई प्रमाण ऐसे आए हैं कि इसमें ज्यादा उम्र 70 वर्ष 65 वर्ष के एज ग्रुप वाले को भी इस फॉर्म के माध्यम से नाम जोड़े गए हैं। इसलिए मैं सूची के मांग करता हूं और साथ साथ उम्र के साथ करता हूं। दूसरा हमारा जो सूची है वो नए सूची में महिलाओं के कितने नाम कटे और कितने नाम जुड़े और उनको कटने का कारण और हटने का कारण का भी हम मांग करते हैं। यहां मांग एसआईआर जो यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो फाइनल सूची आई है उस सूची पर कांग्रेस के बिहार के प्रभारी प्रेसिडेंट राजेश राम जो बातें कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि महिलाओं के कितने नाम काटे गए, फॉर्म 6E जिसमें नए नाम जोड़े गए उसका खुलासा, बहुत सारी बातें यहां रखते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तब जब ज्ञानेश कुमार अपने साथियों के साथ बिहार में हैं और आज 12 मुख्य दलों से उन्होंने मुलाकात की, बात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। कांग्रेस के सीधे सवालों का कोई जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है और मोदी के पास अपनी लकीर बड़ा करने के लिए कोई दिखाने लायक काम नहीं है। इसीलिए अब मोदी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। आज बिहार में कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा है कि आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे हैं। मतलब साफ है कि वोट चोरी के जवाब में नरेंद्र मोदी उपाधि चोरी का एंगल ले आए, लेकिन यह कारगर नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस ने भी मोदी को इतिहास की याद दिला दी है। आज पवन खेड़ा कांग्रेस प्रवक्ता ने इसी मसले पर ट्वीट किया है और उसमें भी इसी कर्पूरी ठाकुर वाले बयान पे जो बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के इस भाषण के उस हिस्से को ट्वीट कर लिखा था, उसके बाद पवन खेड़ा यहां लिख रहे हैं कि यह भी बता देते, बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि यह भी बता देते कि जब भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बिहार में जनसंघ के साथ गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री थे और उन्होंने पिछड़ों व अति पिछड़ों को आरक्षण के लिए गठित मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया, तब कैलाशपति मिश्र के नेतृत्व में जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरा दी। इस बीच तेजस्वी यहां पर गिरा दी, यह बात यहां पर इन्होंने लिखी है पवन खेड़ा ने। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने भी यह उम्मीद जताते हुए कहा है कि बिहार का चुनाव बिना किसी पक्षपात के होगा। तेजस्वी यादव की बाइट सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यहां कर्पूरी ठाकुर का नाम लेना और जननायक की बात कैसे आ गई। जननायक की बात आज नरेंद्र मोदी ने क्यों खड़ी कर दी? इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को पिछले दिनों जननायक के रूप में
कांग्रेस को चाहने वाले, राहुल गांधी को चाहने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता ये सब संबोधित करने लगे हैं। बिहार में जननायक के रूप में कर्पूरी ठाकुर को याद किया जाता है और इसीलिए यहां ये बताने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कि जननायक तो कोई और है, लेकिन राहुल गांधी को जननायक कहकर कांग्रेस पार्टी उपाधि की चोरी कर रही है। और लेकिन यहां पर वोट चोरी और उपाधि चोरी, यानी किसी को अगर निकनेम के नहीं या बल्कि कोई उपाधि देकर, उपनाम देकर कह लें, अगर पुकारा जाता है तो क्या यह उपनाम सिर्फ उसी का होगा या किसी और का भी हो सकता है? और वो भी तब जबकि कोई सियासत में हो, राजनीति में हो। आपको कौन राजनीति में क्या कहकर बुलाता है यह उसके ऊपर डिपेंड करता है और आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। नरेंद्र मोदी आज 1,000 रुपए अगर स्किल डेवलपमेंट के नाम पर बेरोजगार छात्रों को बांट रहे थे, 5 लाख छात्रों को, 5 लाख युवाओं को, तो यह साफ दिख रहा था कि बिहार में चुनाव है और इसीलिए पैसों की बहार है। लेकिन पैसों की बहार है तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है, यह सवाल भी उठता है। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि उम्मीद करते हैं हम कि बिहार का चुनाव बिना किसी पक्षपात के होगा। इसके क्या मायने हैं? इसका साफ साफ अर्थ यही है कि विपक्ष ये मान रहा है, मानकर चल रहा है कि चुनाव आयोग पक्षपाती हो गया है, चुनाव आयोग बीजेपी का ही एक अभिन्न हिस्सा हो गया है, इसलिए वो सत्ता पक्ष के साथ साथ रहेगा और विपक्ष के साथ या एक निष्पक्ष चुनाव कराने की तरफ नहीं रहेगा। यह तब जबकि पटना में ज्ञानेश कुमार हैं, 2 दिन के लिए अपनी पूरी टीम के साथ, अपने दल बल के साथ ज्ञानेश कुमार वहां पहुंचे हुए हैं। आज 4 तारीख है, आज पटना में है, कल 5 तारीख, कल भी पटना में है और उम्मीद करते हैं हम कि 6 या 7 तारीख को चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन तेजस्वी यादव जिस उम्मीद के साथ यह बात कह रहे हैं, आइए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी। हमारे दल के प्रतिनिधि लोग गए थे, अपनी बात को रखा है उन्होंने और उम्मीद करते हैं कि इस बार बिहार का चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हो, ना कि किसी को मदद करने के लिए चुनाव कराया जाए। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को पूरा अधिकार और हक बनता है कि चुनाव जो है फ्री और अच्छे वातावरण में। तो चुनाव फ्री और अच्छे वातावरण में हो, निष्पक्ष हो, उम्मीद यही करते हैं। जनतंत्र में, लोकतंत्र में इसकी जरूरत भी है। तो कुल मिलाकर बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है और बिहार में चुनाव का ऐलान होते ही गहमा गहमी काफी बढ़ जाएगी। और इस बीच राहुल गांधी के दक्षिण अमेरिका यानी लैटिन अमेरिकी दौरे पर भी बीजेपी रोजाना नए नए आरोप लगा ही रही है। वैसे राहुल गांधी अब कोलंबिया से पेरू पहुंच गए हैं। कोलंबिया में राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी ने हंगामा खड़ा कर दिया। अब देखना होगा कि पेरू में, जब उन्होंने ऑलरेडी पेरू यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने वहां के छात्रों से इंटरेक्ट किया है, अपनी बातें रखी हैं, उनकी बातें सुनी हैं, उनके सवालों का जवाब दे चुके हैं, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। उनके वीडियो जैसे आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहां बीजेपी फिर कैसे घेरती है राहुल गांधी को, यह देखना होगा। चर्चा में राहुल गांधी को लाने के लिए कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लोग ऐसे भी बैठे रहते हैं और राहुल गांधी का जो वीडियो है वो वायरल हो जाता है हिंदुस्तान में और कांग्रेस को कोई मेहनत किए बिना बीजेपी जो है उनको यानी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करती है और रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने देखा, कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने देखा सुना, और आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। राहुल गांधी, ये तीनों दिन की बात मैं कर रहा हूं और तीनों जो है वो बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए ये मुझे नहीं पता। कुछ अब राहुल गांधी के जो वीडियोज हैं वहां के वो वायरल हो रहे हैं, कांग्रेस के हैंडल पे भी कुछ वीडियोज हैं। चलिए खैर, तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि बिहार की सियासी गहमा गहमी में क्या महागठबंधन बढ़त बना लेगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का झगड़ा तो शुरू हो चुका है और इन सब के बीच राहुल गांधी जब विदेश में हैं तो देश में सियासत क्यों इतनी तेज हो गई है, इन सब पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, कुछ और थोड़ी देर में आएंगे। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ मुकेश कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आपका भी स्वागत है। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। मुकेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, चुनाव आयोग बिहार में है, क्या उम्मीद करें? करनी चाहिए कि चुनाव आयोग अपना फर्ज निभाएगा।
आखिरकार उम्मीद का दामन हम कैसे छोड़ें। रही बात इसकी कि उस उम्मीद पे चुनाव आयोग के खरा उतरने की कितनी संभावना है, तो मुझे लगता है कि जो लोग भी चुनाव आयोग को करीब से देख रहे हैं, उसके काम धाम को देख रहे हैं, वो अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो किस तरह से, अगर हम कह सकें तो बिका हुआ है या बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है और बीजेपी की ए टीम बन के काम कर रहा है। तो ये है इस समय पृष्ठभूमि चुनाव आयोग की। और जिस तरीके से हड़बड़ दड़बड़ में 3 महीने के अंदर एसआईआर किया गया, जिस तरीके से एसआईआर करने के दौरान बहुत सारे सवाल उठे और करने के बाद जो नतीजा आया उसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब इस समय उनसे सवाल का जवाब कौन मांगे। अब तो वो 1-2 दिन के अंदर जो है वो चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर देंगे और बाकायदा आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने से पहले खुलेआम जिस तरीके से सरकार की तरफ से मतदाताओं को घूस दी जा रही है, वो जिसे हमने सरकारी घूस कहा है और हम लोग लगातार ये कह रहे हैं, चाहे वो 10,000 रुपए देने की बात हो, चाहे वो अब 1,000 देने की बात हो। जरा सोचिए कि ऐसी बढ़िया सक्सेसफुल सरकार अगर होती 20 साल से जिनकी सरकार है, डबल इंजन की और न जाने क्या क्या उसकी खूबियां हैं, तो उस सरकार को ऐन चुनाव के वक्त क्यों इस तरह की जो है वो रिश्वत जनता को देने की नौबत आ रही है। और जाहिर सी बात है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि जमीनी स्तर पे हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। नैरेटिव बनाने का काम करना इनका काम है, ये करेंगे, करते रहे हैं। और इसी में आप देखिए कि इनके पास जो नैरेटिव है वो क्या है, वही हिंदू मुस्लिम जी। उसी हिंदू मुस्लिम को चार्ज करने के लिए ये जो बुर्का वाली बात सामने आई है कि बुर्का में जो महिलाएं आएंगी उसमें सबका जो है वो का भी है। अरे भाई किया जाता है, आप इन बातों को कहने पड़ता। यानी ये चुनाव आयोग की अपनी सामान्य प्रक्रिया है कि वो हर तरह के मतदाता की पुष्टि करेगा, देखेगा कि वो मतदाता जेन्युइन है कि नहीं, ईपीआईसी से उसका फोटो मिलता है कि नहीं, उसका ब्यौरा मतदाता सूची से मिलता है कि नहीं। ये चुनाव आयोग की अपनी सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन फिर इस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश क्यों की जाती है उन स्टेक होल्डर्स की तरफ से? तो जाहिर सी बात है, ऐसे होता है कि उसमें सिर्फ इतना ही है कि अगर ये कार्ड उनका चलेगा तो उनको मालूम है कि वो चुनाव जीतेंगे जी। क्यों? क्योंकि पीछे उनके खड़ा है चुनाव आयोग, वो उनकी हर तरह से उस तरीके से मदद करेगा। एक और बात देखिए, पिछली दफा बिहार में चुनाव हुए थे, यही विधानसभा के चुनाव 7, अगर मुझे सही मालूम है तो 7 दौर के चुनाव हुए थे। अब इस बार जो है वो दोनों तरफ से सांकेतिक रूप से कहा जा रहा है कि या तो एक नहीं, आपको बता दूं 2010 में मुकेश जी 2010 में बिहार में 6 चरणों में मतदान हुआ था। 2015 में 5 फेजेस में, 2020 में 3 फेजेस में, 2010, 15 और 20, 10 में 6, 2015 में 5 और 2020 में 3। अभी ये जेडीयू का कहना है कि मैं लोकसभा वाली बात सोच रहा था। जी, जी, मेरे ध्यान में फिर लोकसभा वाली बात थी, ये इधर तो इसमें ठीक है। विधानसभा ये अच्छी बात है कि हाँ, विधानसभा चुनाव, अब विधानसभा चुनाव अगर एक बार में और एक बार में चुनाव आयोग करवा ले तो फिर तो कहना ही क्या। वीडियो आपका डाउन हो गया। मुकेश जी दोबारा आता हूं आपके पास जल्दी से। अमलेंदु जी जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। इतने फेजेस यहां पर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने साफ दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू का कहना है कि सब कुछ ठीक है, बल्ले बल्ले है और चुनाव एक फेज में हो, जबकि बीजेपी कहती है कि 2 फेज। कैसे देखा जाए? राजीव जी, एक तो जो जनता दल यू कह रहा है वो आधिकारिक वक्तव्य सरकार का मानना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। यानी सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो सरकार एक फेज में कराने को तैयार है। बीजेपी 2 फेज में क्यों कह रही है या आधे फेज में क्यों कह रही है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। बीजेपी को लगता है कि 2 फेज में होगा तो बीजेपी को थोड़ा लाभ हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जहां पहले फेज में हो चुकी होंगी चुनाव, तो दूसरे फेज के लिए वहां रैलियां कर लेंगे, तो इस तरीके से थोड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा। उसका सोचना अपना ये है। और राजीव जी, जब 2 फेज में होगा या 4 फेज में होगा तो हेरा फेरी करने में भी थोड़ी आसानी हो सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी शायद इसलिए कह रही होगी। ये संकेत ये भी देता है राजीव जी कि शायद जनता दल यू
और बीजेपी एक साथ चुनाव में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक साथ जा रहे होते तो दोनों की इस मामले में मांग एक सी होती। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार को भी कोई कच्चा देने की रणनीति बना चुकी है। तो ये समझा जा सकता है किस तरह की बातें कुछ हो रही हैं। दूसरा राजीव जी, एक अजब मांग जो ये की गई है कि साहब 28 दिन जो है वो चुनाव प्रचार के मिले हैं या 21 दिन चुनाव प्रचार के मिले, इस तरह की कहा गया है, तो ताकि झूठ बोलने के लिए थोड़ा समय ज्यादा मिल जाए। ये भी एक तरीके से है कि झूठ जो है वो कम दिन जो है वो बोलने को मिलते हैं, 14 दिन, तो 28 दिन जो है झूठ बोलने के लिए मिले, तो ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल चुनाव प्रचार कितना भी हो कितना नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों आमने सामने खड़े दिखाई दिए चुनाव के सामने, ये राजीव जी भविष्य में जो गठबंधन की राजनीति है उसकी तरफ काफी कुछ संकेत दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक एनडीए में नहीं है। दूसरा राजीव जी सवाल ये है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आपने बुलाया, बहुत अच्छी बात है, चुनाव में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बुलाया, लेकिन जिन दलों के विधायक हैं विधानसभा में उनको आपने क्यों छोड़ दिया? क्या वो विधायक जो है वो मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हें जनता ने नहीं चुना है? जीतन राम मांझी की हमको क्यों नहीं बुलाया गया? विकासशील इंसान पार्टी जो वीआईपी उसको क्यों नहीं बुलाया गया? ये सवाल जो है वो चुनाव आयोग से बनता है कि भाई जिनके विधायक हैं, भले ही वीआईपी के विधायक बीजेपी ने तोड़ लिए, लेकिन जीत कर तो आए थे वीआईपी के ही चुनाव चिन्ह पर, तो आपने उन्हें क्यों नहीं बुलाया और हमको क्यों नहीं बुलाया? इसका मतलब राजीव जी कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है। दूसरा, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल बहुत ज्यादा उठना शुरू हो गए राजीव जी। कांग्रेस ने तो सवाल उठाए ही है, तमाम चीजें मांगी है कि आप हमको वोटर लिस्ट दीजिए, सारे दीजिए, लेकिन भाकपा माले ने जो अपना दिया है राजीव जी प्रत्यावेदन चुनाव आयोग के सामने, उसमें भाकपा माले ने भी बहुत ज्यादा गंभीर सवाल उठाए हैं। और भाकपा माले ने साफ तौर पर कहा है चुनाव आयोग से कि भाई पहली मांग तो हमारी यही है कि चुनाव आयोग अंतिम जो एसआईआर सूची है उसको स्पष्ट करे, बिल्कुल साफ करे। तो दूसरा ये कि चुनाव आयोग उन 3,66,000 मतदाताओं का विवरण प्रकाशित करे जिनके नाम हटा दिए गए थे और जिसमें नाम हटाने के कारण और आधार भी शामिल हों। और दूसरी मांग ये है कि मतदाताओं से संबंधित जो भी है जिन्हें जोड़ा गया है उसे गलत तरीके से हटाए गए नामों और आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्तियों और जोड़े गए नामों की संख्या की पहचान करने को चुनाव आयोग से कहा गया है। और ये स्पष्ट नहीं है कि काटे गए नए नामों को क्यों जोड़ा गया, क्योंकि दोनों फॉर्म 6 के लिए आवश्यक है और अलग अलग सूची उपलब्ध कराएं जिनके नाम जोड़े गए और जिनके नाम काटे गए। और ये भी मांग की भाकपा माले ने राजीव जी कि बिहार में लिंगानुपात जो है वो 1000 पुरुषों पर 914 महिलाओं का है, लेकिन एसआईआर में 892 आया है। तो चुनाव आयोग से भाकपा माले ने पूछा कि क्या महिलाओं की संख्या कम हो गई है या नाम हटाए गए हैं। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि वो इसकी जांच करेंगे, लेकिन जांच कब तक होगी ये राजीव जी पता नहीं चला। चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि जांच इसकी कब तक होगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो फॉर्म 87 है वो सारे एजेंटों को वहीं बूथ पर मिल जाए। और उसके बाद होता राजीव जी ये कि फॉर्म 87 नहीं दिया जाता है और बाद में मालूम पड़ता है कि 10% वोट पड़ गए कि 15% वोट पड़ गए। तो ये भी जो थी भाकपा माले की मांग थी। अब राजीव जी जिस तरीके से बीजेपी ने मांग की है कि साहब बुर्का नशी महिलाएं जो हैं उनकी पहचान की जाए, तो ज्ञानेश कुमार जी ये बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की ये मांग मानेंगे? और अगर भारतीय जनता पार्टी की ये मांग मानेंगे तो फिर जो शाम 6 बजे के बाद जो सीसीटीवी की फुटेज मांगी जा रही है कि महाराष्ट्र में आपने शाम 6 बजे के बाद की सीसी फुटेज दीजिए, हरियाणा की शाम की 6 बजे के बाद की सीसी फुटेज दीजिए। और जिसको ज्ञानेश कुमार जी बता रहे हैं कि साहब वो प्राइवेसी का मसला है, माताओं बहनों के जो है वो हम कैसे सीसी फुटेज दे दें, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी की मांग चुनाव आयोग मानेगा? इसको भी चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। बहुत सारे सवाल राजीव चुनाव आयोग के ऊपर हैं। चुनाव आयोग जो गड़बड़ी करना चाहता है बिहार में वो उसमें पूरी तरीके से घिरा हुआ है। और जिस तरीके से एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट लेकर लाई गई है उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि ये किसी एक दल को चुनाव जिताने के लिए सूची बनाई गई है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बुर्का वाली महिलाएं हैं उनकी पहचान, एपिक कार्ड और उनके चेहरे की पहचान हो, ये डिमांड की गई है। दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने डिमांड की है। आज जो डिमांड रखी गई है उन डिमांड्स की बात वहां हुई। सबसे पहले संजय कुमार झा ने अपनी बातें रखी वहां पे, जो जेडीयू के हैं कार्यकारी अध्यक्ष। उनके अलावा दिलीप जायसवाल ने अपनी डिमांड रखी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। और जेडीयू के जो प्रवक्ता है अरविंद निषाद, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने हालांकि ये बाहर बात रखी, उन्होंने कहा कि 20 साल से जेडीयू
एनडीए के में बड़े भाई की भूमिका में है, इसीलिए नीतीश कुमार को अभी से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। यानी जब हमारी सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो एक तरफ मुख्यमंत्री के पद को लेकर रस्साकशी चल रही है और दूसरी तरफ यहां पर बुर्का नशी जो आप बात कर रहे थे अमलिंदु जी की, जो बुर्काधारी महिलाएं हैं उनके चेहरों का मिलान उनके मतदाता सूची से करवाई जाए, मतदाता पहचान पत्र से करवाई जाए, ये अपने आप में। और इन सब के बीच ज्ञानेश बाबू क्या करेंगे जो बिहार में हैं? क्या वो फोटोग्राफी करवाएंगे या जैसा उन्होंने कहा है कि माताओं और बहनों के वीडियो हम क्यों उपलब्ध कराएं? इन सब पे बात करेंगे। लेकिन उससे इतर चुनाव आयोग बिहार में है, क्या उम्मीद करें हम? आना चाहता हूं जल्दी से पंकज जी आपके पास, फिर मुकेश जी की बात अधूरी रह गई थी, उनके पास भी आता हूं। पंकज जी, क्या उम्मीद करते हैं आप चुनाव आयोग से, जबकि अभी लगातार यही बात हो रही है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी, एनडीए या सत्तारूढ़ दल का साथ देता हुआ नजर आता है और उसके कई सारे जो पोल हैं वो खोलते हुए राहुल गांधी नजर आए। आपने देखा 7 अगस्त को उन्होंने पहली बार एटम बम को छोड़ा और उसके बाद 18 सितंबर को भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 जगहों की बात, और कर्नाटक के आलंद की और महाराष्ट्र के राजौरी की बात की थी उन्होंने, और अभी हाइड्रोजन बम का इंतजार है। ऐसे में चुनाव आयोग बिहार में, पटना में पहली बैठक, और जरा आपके पास आऊं उससे पहले किन किन पार्टियों को बुलाया गया, जरा लिस्ट ले आइए। अभी लिस्ट हम स्क्रीन पर दिखा रहे थे, किन किन पार्टियों को, 12 दल, जरा इसको स्क्रीन पे। हां, आम आदमी पार्टी, देखिए राष्ट्रीय पार्टियों में आम आदमी पार्टी, बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए भाजपा, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी, ये एनपीपी, ये 6 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय दल, इनको बुलाया गया। राज्य की पार्टियां कौन कौन सी? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माले, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन, दीपांकर भट्टाचार्य, जिनका आप लोगों ने पॉडकास्ट भी देखा होगा हमारे चैनल पे, जो इसके मुखिया हैं इस पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं अभी वहां के यानी नीतीश कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय कुमार झा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी, लोक जनशक्ति पार्टी, इसके मुखिया चिराग पासवान आप जानते हैं, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव अभी सब कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो दूसरी ओरिजिनल पार्टी रालोसपा, जो रामविलास की ओरिजिनल पार्टी होती थी, जो अब चाचा जी के पास में है, और चाचा जी आजकल महागठबंधन में हैं, और इनके अलावा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ये सब आप देख लीजिए, ये 6 दल इधर। ये हाँ, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो है ये उपेंद्र कुशवाहा की है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पास एक भी विधायक नहीं है, खुद भी चुनाव हार गए थे। आप याद कीजिए जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, लेकिन राज्यसभा से चुन के आए, ये साथ देते हुए नजर आते हैं, भाजपा के साथी हैं। लेकिन यहां पर हम नहीं है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नहीं है, जिसके मुखिया आप जानते हैं जीतन राम मांझी, एक्स सीएम, वो नहीं है, और न ही इधर मुकेश सहनी साहब हैं, वो भी नहीं हैं। तो ये सब 2 प्रमुख दल नहीं बुलाए गए, और भी छोटे छोटे दल हैं, लेकिन कम से कम इन 2 प्रमुख दलों को अगर बुला लेते तो कुछ होता नहीं, कुछ जाता नहीं, 2 कुर्सियां और लगवा लेते, क्या पंकज जी? लेकिन ये मंशा दिखाई देती है कहीं को। लेकिन मुझे आज ज्ञानेश कुमार जी ने बड़ा सुंदर डायलॉग बोला भाई, उसको हमको याद करना चाहिए। उन्होंने बोला राजनीतिक दल जनतंत्र की आधारशिला है। कितना सुंदर डायलॉग है जी, बोलने के लिए तो है, लेकिन जो आधारशिला है उसको आधार से ऊपर नहीं लाना चाहते। जो राजनीतिक दल है, जिनको हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वो स्टेक होल्डर है, ये आधारशिला कह रहे हैं, तो आधारशिला की जो बातें हैं उस पर ये चिचिया कर सड़क छाप तरीके से विरोध करने लगते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते। अभी आप देखिए कि यदि जिस पार्टी का केंद्र में भी मंत्री हो, राज्य में विधायक हो, उनको आपने क्यों नहीं बुलाया भाई? और नेशनल एनपीपी का तो मुझको लगता है बिहार में कोई शायद योगदान ही नहीं है, उस लिस्ट में शामिल है।
तो मुझे लगता है कि बहुत ही क्लरिकल तरीके से, जिसको कहते हैं कि नॉन प्रैक्टिकल तरीके से, व्यावहारिक नहीं है चुनाव आयोग, केवल क्लरिकल तरीके से क्लर्क तय कर देता है और उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए, एक चिंता की बात जो दीपंकर भट्टाचार्य जी की है वो बिल्कुल सही है कि आखिर जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं उसमें महिलाओं का परसेंटेज क्यों ज्यादा है। देखिए, आमतौर पर कहा जा सकता है कि चलो पुरुष बाहर काम करने चले गए, या पुरुष जो है वो दूसरी मतदाता सूची में काम करने चले गए इसलिए उनका नाम हो गया, लेकिन महिलाएं तो बहुत कम काम करने को गई। उसके बावजूद जो है, जो मतदाता सूची में नाम कटे उसमें 3.8%, 3.8% पुरुष है, तो महिलाओं की संख्या 6.1%। ये एक बहुत सोचने की बात है। और फिर आज की मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिलाओं को ही निशाना बनाया जाता है कि महिलाओं के बुर्के उठा के देखे जाए। ये कोई एक अकेले निशाना इसके लिए नहीं है, जितने नाम काट सके हम काट सके। दूसरी चीज है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय में परसेप्शन बने कि आप मतदान करने जाओगे, आपको वहां पुलिस पकड़ेगी, आपका चेहरा देखेगी, आपके धार्मिक चिन्हों को किया जाएगा, इसलिए मुस्लिम महिलाएं कम से कम वोट डालने जाए। यह एक बहुत गंभीर तरीके का ऐसा प्रयास है जिससे एक विशेष वर्ग के लोग मतदान करने ना जाए। आप इस नजरिए से सोच के, इस चीज को सोच के देखिए। और आप देखिए कि अभी भी चुनाव आयोग ये नहीं बता पा रहा है कि रोहतास, दरभंगा, नालंदा और शेखपुरा सरी के जिलों में मतदाताओं की संख्या क्यों बढ़ गई, बाकी सब में कम हो गई। यानी गोपालगंज सभी के जिले में तो 11.37% मतदाता कम हो गए, लेकिन रोहतास, दरभंगा, नालंदा, शेखपुरा में 4 से 5% बढ़ गए। इस प्रकार का ये जो 5 जिले हैं, ये कोई ऐसे औद्योगिक जिले तो नहीं कि वहां पर काम करने वाले लोग ज्यादा आ गए, या कोई ऐसा भी अभी आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है कि यहाँ की जो जन्म लेने की जो दर है वो ज्यादा है। इस सूची में अभी भी जो गड़बड़ी है, और इसीलिए कांग्रेस की मांग बिल्कुल सही है कि एसआईआर के बाद तैयार की गई मतदाता सूची को एक बार विचार किया जाए। अब ऐसा मालूम पड़ा था कि बख्तियारगढ़ का जो हरदासपुर दियारा पंचायत के 300 लोग हैं, उनके नाम या तो समस्तीपुर जिला में चले गए, वैशाली जिला में, जिला ही बदल दिया। अब जमुई में मालूम पड़ता है कि एक पते में 247 नाम आ गए। मुजफ्फरपुर में भी मालूम पड़ा है, सामने आ गया, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम कम से कम 5 जगह। अभी भी आपकी एसआईआर के बाद तैयार सूची में इतनी एनोमलीज है, तो जब ये आधारशिला कह रही है जनतंत्र की कि आपकी मतदाता सूची गड़बड़ है, तो आपको उस पर विचार तो करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, और ये काम उनको पहले करना था। और देखिए, हो क्या रहा है कि चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ सेटल हो जाए, उसके बाद चुनाव की घोषणा की जाए। लेकिन चुनाव की घोषणा में गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि निषाद जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को घोषित किया जाए, और इधर दिलीप जायसवाल साफ साफ कह चुके हैं कि इस बार कोई भी बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होगा, केवल एनडीए चुनाव लड़ेगा। जहां तक मेरी जानकारी है, इस बात पे वहां पे टकराव है कि जेडीयू और बीजेपी चाहते हैं कि बराबर बराबर सीट पे चुनाव लड़े, और बीजेपी कहती है कि जेडीयू को हम कम सीटें देंगे, या फिर जेडीयू के टिकट पर चुनाव चिन्ह पर वो बीजेपी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बिहार अभी बहुत जटिल है। अभी देखिए, जो पारस जी हैं, रामविलास पासवान के भाई जी, जो अपने भतीजे से नाराज होकर अलग चले गए थे, पशुपतिनाथ जी, हाँ जी, अब वो आज उनके भतीजे के लिए प्रेम आ रहा है। क्योंकि देखिए, जो इंडिया गठबंधन है या महागठबंधन है, वो अभी बहुत सारी छोटी पार्टियों को इस प्रकार से एकोमोडेट नहीं करना चाहता है कि ये लोग 2-2, 3-3 विधायक जिता के भविष्य में ब्लैकमेल कर सकें। और ये बिहार के चुनाव में ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है और महागठबंधन के सामने भी है कि जितनी छोटी पार्टियों को आप
एक एक दो दो चार चार सीट में जिता के लाओगे, ये सब लोग गड़बड़ करने की संभावना रहती। तो ये जो जब तक सेटल नहीं हो रहा है तब तक जो ज्ञानेश जी वो इसी प्रकार का ज्ञान देते रहेंगे कि जनतंत्र का आधारशिला है, लेकिन आधारशिला को ये सुनने को तैयार नहीं है। तो आज का स्थिति यही है कि बिहार में मतदाता सूची को लेकर तनाव है, दूसरा मतदाताओं की संख्याओं को लेकर तनाव है, और तीसरी चीज है कि अभी से भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक आधार पर ऐसा माहौल बनाना चाहती जिसमें अल्पसंख्यक लोग कम से कम वोट देने निकले। और ये हम उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में देख चुके हैं किस प्रकार से योगी जी ने रामपुर जिले में और संभल में इन सब जगह इन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को वोट ना डालने निकलने के लिए कौन कौन सी उन्हें कुर्सियां अपनाई थी। और याद करें कि ये सब तरीके बिहार में भी अपनाए जा सकते हैं, और इसका जो शस्त्र होगा, जिसका टूल होगा, वो चुनाव आयोग होगा। इसकी संभावना बिल्कुल बनी हुई राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच प्रेस विज्ञप्ति, ये प्रेस रिलीज आपके सामने हम स्क्रीन पे हम दोनों के बीच है। प्रेस रिलीज में ये लगभग 10 पॉइंट हैं, इसमें 11 पॉइंट। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 5वें नंबर पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने यहाँ पर भाग लिया इस मीटिंग में, उन लोगों ने हमें धन्यवाद कहा, थैंक्स कहा इलेक्शन कमीशन को SIR का। 5वां, द पॉलिटिकल पार्टीज थैंक्ड द कमीशन फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग दी हिस्टोरिक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए थैंक किया, कंप्लीट करने के लिए थैंक बोला है इन तमाम पार्टियों ने। यहाँ पर ये एक मेन यहाँ पर बिंदु है। दूसरा, 1200 हर पोल पे, कम से कम पोलिंग स्टेशन पे, पॉइंट नंबर 7, 1200 वोटर होंगे मैक्सिमम, ये बताया गया है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो है वहाँ पर कहा गया है कि आप फॉर्म 17C लेकर ही जाइए। ये सारी बातें हैं। और सबसे आखिर में 11वें नंबर पॉइंट पे अगर आएंगे तो ये कहा गया है सारे DEO को और SP को कि सोशल मीडिया पर ध्यान रखिए, फेक न्यूज़ ना फैलाया जाए और रिस्पॉन्ड कीजिए स्विफ्टली, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो अप्रोप्रिएट उस पर लीगल एक्शन लीजिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई हैं अलग अलग पॉइंट्स में। ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ पटना में हैं और अभी से थोड़ी देर पहले ये इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें इन्होंने बताया है कि अलग अलग पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, आम आदमी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, और ये सारे हैं इसमें। और ये भी कहा गया है कि छठ पूजा, छठ फेस्टिवल के कारण और इलेक्शन जो है वो कंप्लीटेड इन एज फ्यू फेजेज एज पॉसिबल। इसमें कुछ फेजेज में छठ पूजा, इसमें द मैक्सिमाइज द पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स in the elections, political parties suggested that the elections be scheduled immediately after the छठ फेस्टिवल। ये कहा गया है कि इसको छठ फेस्टिवल के, छठ पूजा के तुरंत बाद शेड्यूल कर दीजिए, ताकि जो लोग बाहर से आते हैं काम करने के लिए, काम करने बाहर जाते हैं और घर आते हैं छठ पूजा पे, वो मतदान कर पाएं। ये बात कही गई है। तो छठ पूजा वाली बात तमाम दलों ने कही है, चाहे वो सत्ता पक्ष वाले हों या विपक्ष वाले हों, कि उसका ख्याल रखिए। तो अब देखते हैं कि कब चुनाव की घोषणा होती है, लेकिन उससे पहले मुकेश जी, ये विज्ञप्ति आपके सामने ये आ गई, और 12 दल, जिसमें मुख्य रूप से मुकेश सहनी, आपके हम नाम, वो नहीं थे आज, और दूसरी तरफ से जीतन राम मांझी। देखिए, चार विधायक हैं उनके पास, 4 विधायक ओवैसी साहब के भी थे, 5 विधायक, जिनमें से 4 तो उधर चले गए, राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। लेकिन इधर देखिए कि ना ओवैसी साहब को बुलाया गया। चलिए, ओवैसी साहब को, जबकि अच्छी तरह से चुनाव में उन्होंने फाइट किया था पिछली बार 2020 में, कहीं ना कहीं उन्होंने सीमांचल में बीजेपी का बढ़िया साथ दिया था। तो उस लिहाज से ही कि चलो बीजेपी की सरकार है, ये पार्टी फिर से बीजेपी का साथ दे सकती है, इसलिए बुला लो, लेकिन तब भी नहीं बुलाए। जीतन राम मांझी के खुद सांसद हैं, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, और उनके 4 विधायक, उनको भी नहीं बुलाया। तो आखिर इन सबके बीच आप किसको बुलाए, किसको नहीं बुलाए, चलिए ये आप जाने, ये भी छोड़ दिया आपके ऊपर। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सचमुच आप इतनी जल्दी चुनाव करवा लेंगे?
और क्या सचमुच आपके पास जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट जो फाइनल है, वो लिस्ट बिल्कुल ठीक है, पाक साफ है, जिसका शुद्धिकरण आप करने चले थे SIR के दम पे? और ये जो 5वां नंबर पॉइंट जो जिसमें आपने कहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने हमें धन्यवाद ज्ञापित किया है कि हमने बहुत ही शानदार SIR करवाया है, वही पार्टियां और तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है फिर? राजेश राम भी तो उन्हीं पार्टियों में से एक हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने ये डिमांड किया है, तो फिर थैंक्स कैसे उन्होंने कह दिया? इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं असत्य लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, झूठ लिख रहे हैं। मुकेश जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। चुनाव आयोग, बेसिकली चुनाव आयोग अपनी प्रेस रिलीज के जरिए कहना चाहता है कि मैंने जो राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई, उन सब लोगों ने मिलकर के हमारी खूब पीठ थपथपाई कि आपने SIR के माध्यम से जो वोटर लिस्ट है उसको प्यूरिफाई यानी उसको साफ सुथरा करने का बहुत शानदार काम किया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमें उम्मीद है कि आप जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस को बहुत अच्छे ढंग से निपटाएंगे। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग इस प्रेस रिलीज के जरिए ये जरूर बताना चाहता है कि साहब, हमें किसी ने कोई शिकायत, हमसे कोई गिला शिकवा नहीं किया, हमारी रूबरू बातचीत हुई। अब बाहर जाकर के कौन क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए क्या कहता है और नहीं कहता है, ये अलग बात है। लेकिन जो लोग बाहर जाके कह रहे हैं वो लोग भी कोई गैर जिम्मेदार लोग नहीं है और बाकायदा वो स्टेक होल्डर है इस पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया के, यानी राजनीतिक दल है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बात पंकज जी ने भी बहुत विस्तार से बताई, आप भी पहले कह चुके हैं और हम लोग भी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि SIR के माध्यम से जितनी चीजें जिस ढंग से की गई हैं उसमें बहुत सारे सवाल छिपे हुए और वो आप गौर करें, देखिए कि सारी एक्सरसाइज जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल नेट रिजल्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? वो निकल के ये आता है कि साहब, बिहार में 69,29,000 वोटर हटा दिए गए इन टोटल, यानी जो पहले लिस्ट आई वो और जो बाद में आई हो, दोनों नंबर जोड़ते हैं अगर हम तो ये इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि साहब 69 लाख वोटर हटा दिए गए। उसके बाद इसमें बाइफर्केशन दिया गया, 22 लाख इसमें मृत हैं, 38 लाख गैर हाजिर मिले हैं चुनाव आयोग और 7.8 लाख 7.8 लाख डुप्लीकेट वोटर मिले। चलिए ठीक है भाई, अब ये बताइए कि घुसपैठिए कहां हैं? सब जोड़ लेते हैं तो एक नंबर निकल के आता है 68-59,000 लोग ऐसे हैं जो कि न तो मृत पाए गए, न वो कहीं और शिफ्ट हुए, न वो डुप्लीकेट मिले, लेकिन उनका नाम हटाया गया। तो नाम क्यों हटाया गया? नाम सिर्फ इसलिए हटाया जा सकता है कि आपने ये पाया कि साहब उनके पास जो कोई क्रेडेंशियल नहीं है, लिहाजा वो अगर नागरिक नहीं है तो जाहिर सी बात है वो घुसपैठी है। लेकिन उसमें मामले में आपने किया क्या, हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ, कोई स्पष्टीकरण नहीं। यानी और सबसे मजेदार बात देखिए कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस समय जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, होने जा रहा है, उसमें लोग घट गए, मतदाता घट गए। लाजवाब बात है ये तो। यानी पिछले साल, एक साल पहले जब चुनाव होते हैं जून 2024 में लोकसभा का चुनाव होता है, उस समय आपके पास मतदाता थे राज्य में, आपके रोल में वो थे करीब 7 करोड़ 65 लाख के करीब, 7 करोड़ 65 लाख के करीब थे। 7 करोड़ 65 लाख के 89 तो हुआ ये अभी SIR के समय तक। यानी कि अगर 2024 तक जून तक जो बात हो गई उसके बाद भी कुछ लोग 18 साल के हुए और जो 25 मुकेश जी, जो जनवरी 2025 का जो फाइनल आंकड़ा, जनवरी 2025 का जो आंकड़ा है वो कहता है 7 करोड़ 89 लाख। जनवरी 2025 तो एक हो गया जी है, और अब ये आपने जितनी सफाई करनी थी सब कर दी, जितने नए नाम जोड़ने थे सब कर दिए, लेकिन नेट रिजल्ट क्या हुआ कि आप लोकसभा चुनाव के दौर से भी कम पे चले गए। जी राइट, ये महत्वपूर्ण बात है, ये जनता को ठीक से समझनी चाहिए और हम लोगों का फर्ज है उन्हें ये बताना और समझाना कि लोकसभा होता यह है कि आबादी बढ़ने की वजह से हमेशा वोटर्स बढ़ते हैं, मतदाता भी बढ़ते हैं। जी,
अभी भी बढ़ने चाहिए थे, नहीं बढ़े। और नहीं बढ़े तो हुआ ये कि साहब आपने ये जो सफाई एक्सरसाइज की, एसआईआर जिसे कहते हैं, जिसे मनमाने ढंग से आपने किया, जिसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आपने इंश्योर की, जिसके लिए जो लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं उनको आपने फॉलो नहीं किया, और एट द एंड आपने ये कह दिया कि साहब अब जो है वो बिहार में जितने वोटर हैं, अभी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं इसमें 7,42,00,000 वोटर हैं जो कि बिहार में मतदान कर सकते हैं। और ये 7,42,00,000 7,65,00,000 उस संख्या से कम है जो एक साल पहले लोकसभा में थे, 1.5 साल पहले। तो ये जो मामला हमारे सामने है, ये अपने आप में, मैं ये जो बात समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, ये वो सिर्फ इतनी है कि एसआईआर के माध्यम से जो काम किया गया है उस काम में जो ट्रांसपेरेंसी की कमी दिख रही है, जो हमको आपको महसूस हो रही है, जो राजनीतिक दलों को महसूस हो रही है, उसको चुनाव आयोग ने ठीक से एड्रेस नहीं किया है। खाली आपने एक फिगर दे करके, एक प्रेस रिलीज दे करके, हाँ जी हमारा काम हो गया, एसआईआर हमारा कंप्लीट हो गया, इतने लोग हमने हटा दिए, इतने लोग रख लिए। अरे भैया, उनका क्या बाइफर्केशन है? जिन लोगों को आपने अभी जोड़ा है उनमें से कितने 18 साल वाले हैं, कितने ऐसे हैं जो 65-70 साल के हैं? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो सवाल दूसरे लोग उठा रहे हैं वो सवाल बेईमानी नहीं है, और उन सवालों का जवाब देकर ही चुनाव आयोग को अपनी एक ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए, अपना एक दिखाना चाहिए कि हाँ साहब एम्पायर ठीक है हमारा। लेकिन एम्पायर तो ठीक है नहीं, ये तो हम लोग लगातार देख रहे हैं। एम्पायर जिस तरीके से ऑटोक्रेटिक तरीके से काम कर रहा है, और वो निश्चित रूप से बेहद निराशाजनक है। अब एक ही चीज है, और मुझे उसमें भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है तकनीकी रूप से कि चुनाव अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, मेरे ख्याल में मंडे ट्यूसडे को सुनवाई है, 7 तारीख को है। तो जी तो उसमें चुनाव आयोग की तरफ से ये सारे ब्यौरे रखे जाएंगे। और पहले जिस ढंग से आपने देखा है कि लोगों ने चुनौती दी थी, आपत्ति की थी, अब हमें उस तरह की आवाज नहीं सुनाई दे रही जमीन से। यानी कि ये हो सकता है कि चुनाव आयोग ने जैसे काम किया है और जिस तरीके से, क्योंकि देखिए जब इनकी पहली ड्राफ्ट सूची आई है उसके बाद से फाइनल ड्राफ्ट सूची आने के बीच में जितना भी राजनीतिक कोहराम मचा है, एसआईआर के अनाउंसमेंट से 24 जून से लेकर के अब तक जितना भी कोहराम मचा है, जिस तरीके से कुछ लोगों को योगेंद्र यादव ने खड़ा कर दिया कि हाँ साहब देखिए इनको कागज पे दिखाया जा रहा है, मर गए हैं ये, वही बातें अभी जब ये फाइनल लिस्ट आई है उसके बाद से वो अभी अपेक्षित है कि क्या अगर एनोमलीज अभी भी पड़ी हुई हैं, रह गई हैं, रुक गई हैं, तो उसका ब्यौरा मिलना चाहिए। दूसरी बात जो पंकज जी ने जो बात उठाई थी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा कैसे घट गई? करीब 6% महिलाओं की संख्या घट जाना, इसका मतलब क्या ये माना जाए कि 6% महिलाएं पहले ज्यादा थी पुरानी वोटर लिस्ट में? और इन सबसे जुड़ा हुआ जो बेहद अहम सवाल है वो ये है, जो कि जिसका उत्तर पता नहीं कैसे मिलेगा, लेकिन है सवाल बड़ा क्रिटिकल सा, कि क्या इसी गलत मतदाता सूची जिसकी अभी आपने सफाई की है, इसके आधार पर चुनी गई जो सरकार थी, अभी लोकसभा चुनाव के लिए जो सांसद चुने गए हैं बिहार से 40 लोग, क्या उनके चुनाव को हम सही मान सकते हैं? मामूली सा फर्क नहीं है ये। यानी अगर वो लोग गलत चुनाव जीते हैं, वहां पर जो वोट का मार्जिन है वो बहुत छोटा है, कई एक सीटें, मान लीजिए कल्पना करके देखिए कि अगर 10 सीटों पे ये गड़बड़ियां नहीं होती, यानी ये जो वोटर ज्यादा किए गए थे पहले के चुनावों में, जिनको अभी कम किया गया है, ये अगर ज्यादा नहीं किया गया होता और इससे राजनीतिक दल को, इसको बीजेपी को और जेडीयू को फायदा नहीं होता, तो क्या कहीं उनकी 10 सीटें कम तो नहीं हो जाती? और अगर 10 सीटें कम हो जाती तो फाइनल टैली पे उसका क्या असर पड़ता, जो टैली दिल्ली में बनती है लोकसभा के लिए? ऐसे कई जुड़े हुए सवाल हैं जो कि पूरे के पूरे वोट चोरी की थ्योरी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। आखिरकार चुनाव का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, और चुनाव के साफ सुथरा हुए बगैर हम कैसे ये मान लेंगे कि हमारा लोकतंत्र है और ठीक ठाक है और वगैरह वगैरह? तो वो चीज यहां दिखती नहीं, और उसकी तरफ कोई एफर्ट्स भी नहीं। सबसे ज्यादा दुखद बात यह कि उसकी तरफ कोई एफर्ट्स नहीं है। एफर्ट्स सिर्फ इस पे है माई वे और हाईवे, मैंने जो कह दिया वही फाइनल है, कोई हमसे सवाल जवाब नहीं, मैं चुनाव आयोग हूं। क्यों भाई? ये नशा तुम में सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमको ये मालूम है कि जब तक तुम्हारे ऊपर सत्ता तंत्र का आशीर्वाद है तुमको कोई इंपीच कर नहीं सकता नौकरी में रहते हुए, और नौकरी के बाद तुमको कानून बना करके इतनी मजबूती और इतनी सुरक्षा दे दी गई है कि तुम्हें जीवन पर्यंत कोई तुम्हारे खिलाफ एक एफआईआर तक नहीं हो सकती। इस तरह से तुमको जो है
वो बना दिया गया है, भस्मासुर की सारी ताकतें दे दी गई हैं और तुम्हें टारगेट दे दिया गया, जाओ विपक्ष के लोगों को भस्मासुर की तरह से उनके ऊपर हाथ रख करके उन्हें भस्म करो, जाओ मतदाता सूची को भस्म करो, जो मर्जी आए सो करो, हमें चुनाव जिताओ। ये है चुनाव आयोग की बुनियादी हकीकत। तो अब ऐसी स्थिति में एक ही उम्मीद दिखती है, वो दिखती है कहां से? जनता से। जनता क्या समझ रही है, क्या देख रही है, क्या जान रही है। इसीलिए आप देखिए कि जनता को भी खूब लुभाने के लिए, बरगलाने के लिए सरकारी घूस का तरीका अपनाया जाता है। लेकिन क्या जनता इसी तरीके से अपने आप को बेच देना चाहती है, अपने वोट को बेच देना चाहती है, अपने लोकतंत्र को बेच देना चाहती है? इसका फैसला जरूर इस चुनाव में होगा। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस चुनाव में यानी बिहार में चुनाव और चुनाव से पहले चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। उससे पहले एसआईआर हुआ, एसआईआर को चुनौती पेश की गई, चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी उसमें तारीखें पड़ी और दलीलें पेश की गई। फाइनली उसमें आधार कार्ड जोड़ा गया। ये सारी बातें आप जान चुके हैं। 11 दस्तावेजों की डिमांड रखी गई थी जिसमें से आधार कार्ड नहीं था, आधार कार्ड को जोड़ा गया। अब जिस समय एसआईआर की शुरुआत हुई उस समय बिहार में मतदाताओं की संख्या 7,89,00,000 थी और वो बढ़कर और आगे जाना चाहिए था, ऐसी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब फाइनल लिस्ट आई है वो 7,42,00,000 की आई है और उसमें भी 65 लाख मतदाता ड्राफ्टेड सूची जो पहली आई थी उस सूची में 65 लाख मतदाताओं के नाम कट गए थे। अब जब फाइनल सूची आई है उसमें 3,66,000 मतदाता और जुड़ गए, यानी नाम कटने वालों में 3,66,000 का इजाफा हो गया। लगभग 69 लाख मतदाता हो गए। 68,55,000, 56,000 या 66,000 जो भी कह लीजिए, लगभग 69 लाख मतदाता कट गए। लेकिन कुछ जुड़े भी, जिसमें 22 लाख नए मतदाता जुड़े। अब यहां पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो नए जुड़े हैं फॉर्म 6E के जरिए कुछ लोग जुड़े हैं, वो उसके बारे में बताइए। महिलाओं की संख्या कटने वाले नामों में ज्यादा है, यह क्यों हुआ, कैसे हुआ? मृतकों में युवाओं की संख्या ज्यादा है, युवा मृतक ज्यादा पाए गए, वो कैसे हो गया? बीबीसी की रिपोर्ट, हिंदू की रिपोर्ट, तमाम रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग कह रहा है कि तमाम दलों ने हमें थैंक्स कहा है, धन्यवाद ज्ञापित किया है कि आपने बहुत शानदार काम किया। अगर एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि धन्यवाद ज्ञापित किया है, तो दूसरी तरफ यही दल सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? तब तो 7 तारीख और 8 तारीख को जो अभी सुनवाई होनी है, इस एसआईआर की संवैधानिकता पर सुनवाई होनी है कि संवैधानिक तौर पर यह एसआईआर करवाना सही है या गलत है, इस पर सुनवाई होनी है और फाइनल होना है। तब तो इन लोगों को अपनी याचिकाएं वापस ले लेनी चाहिए। पंकज जी, सवाल तो बनता है ना? बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, अभी आप देखिए ना, आपने जितनी सारी चीज बताई उसमें एक ही देखे कि कितने हजार मतदाता ऐसे जो 60 साल और उससे अधिक उम्र के हैं और उनका नाम पहली बार मतदाता सूची में जोड़ा गया। अब मैं मुकेश भाई जो बात कह रहे थे मैं उसको थोड़ा सा एक तर्क के साथ आपको बताता हूं। गोपालगंज में 11.37% मतदाताओं के नाम घटा दिए गए, सबसे अधिक मतदाताओं के नाम घटाए गए। वहां से लोकसभा में जीता कौन है? जेडीयू। ठीक है। मधेपुरा कौन जीता? जेडीयू। सुपौल कौन जीता है? जेडीयू। पूर्णिया में पप्पू यादव बहुत मार्जिन वोट से, हार्डली 20,000 वोट से जीते हैं। अब आप देख लीजिए कि यदि किशनगंज सीट को छोड़ दिया जाए तो जितनी सीटों पर सबसे ज्यादा नाम काटे गए उन सभी सीटों पर लोकसभा के चुनाव में जितने नाम काटे गए हैं उससे कम मार्जिन से इंडिया का उम्मीदवार जीता है। तो जो राहुल गांधी ने स्लाइड शो के थ्रू बताया था कि किस प्रकार से फर्जी नामों को जोड़कर, जैसे महादेवपुरा में 1 लाख नाम जोड़ के उसी से पूरी एक विधानसभा सीट में अपने उम्मीदवार को जिता के बैंगलोर सेंट्रल सीट जीत ली गई थी। अब आप इस गणित को देख लीजिए। मैंने जो आपको, ये तो अभी मैं तत्काल देख के आपको बता पाया हूं, शायद जितनी जगह नाम कटे हैं, आप यदि मार्जिन देखना शुरू करेंगे लोकसभा चुनाव की एनडीए उम्मीदवारों की जीत का, तो ये लगभग उतने ही नाम हो रहे जितने उन्होंने भी काट दिए।
ये कौन सा गणित चल रहा है इनका? ये क्या गणित है? इन्हें आपने जो आज जो लोकसभा चुनी गई है वो अवैध लोकसभा है, जो अवैध मतदाताओं ने चुनी है। किसने किसको वोट दिया हम तो नहीं जानते, लेकिन यदि गोपालगंज जिले में 11.37% मतदाता अवैध थे या गलत थे या मरे हुए थे या जो कुछ भी है, वहां पे 32-35 हजार वोट से जेडीयू का एनडीए का उम्मीदवार जीत जाता है। ये क्या गणित है? ये एक जो राजनीतिक दल जनतंत्र की आधारशिला है, तो ये आधारशिला को ये मतदाता सूची का जो गड़बड़ियां है, ये आधारशिला जो शिला है, ये चटनी पीसने का शिला बना के रख दिया है इसको उन्होंने। आप कभी सोचिए कि उन्हीं जिलों में जहां पर सब जगह जेडीयू जीती है, वहां पे सबसे ज्यादा नाम क्यों काटे गए? अभी चूंकि बाइफरकेशन में समझ में आ रहा है कि उन्होंने किस हेड का किस जिले में किस तरीके से नाम काटे, और जो नए नाम जोड़े हैं वो किन जिलों में किस टैक्टिक से जुड़े। देखिए, लोकसभा का चुनाव का जो मैट्रिक्स है वो ये कि एक विधानसभा चुनाव में गड़बड़ करके आप चुनाव जिता सकते हैं, लेकिन विधानसभा में मैट्रिक्स फिर गड़बड़ हो जाता है। वो शायद इसीलिए हो रहा है कि बख्तियारपुर के जो नाम है वो आधे नाम समस्तीपुर जिले में जोड़ दिए और कुछ नाम वैशाली जिले में जोड़ दिए। ये जो गणित है ये जानबूझ करके इस तरीके से सेट की जा रही कि ये लोग इसको वोट देंगे, इनको इस तरीके से। और उसका कारण क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है उसके पास में बाकायदा रीडेबल मतदाता सूची है, उसके पास में हर विधानसभा के हर पोलिंग स्टेशन से जो ईवीएम पिछली बार खुली थी उसके आंकड़े हैं कि फला ईवीएम में कौन से वोट किसको पड़े थे, और उसी के आधार पर ये फिर से परमुटेशन या कॉम्बिनेशन मतदाता सूची का किया जा रहा है, क्योंकि ये मतदाता सूची का परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे ही तय करती है कि किस जगह की ईवीएम को सेट करना है। 100% ईवीएम सेट नहीं हो रही है, 10%, 20%। वो देखते हैं कि किस जगह को मैनेज करना है। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट अभी उपचुनाव का जो क्या नाम था उसमें देखा गया था कि 100% मुस्लिम पॉपुलेशन वाला गांव है, उसमें 90% वोट बीजेपी को पड़ गए। तो ये जो गणित सेट की जा रही है, असल में जिसको कहते हैं कि बुंदेलखंडी में कहावत है कि गुड़ का बाप कोलुआ ही होता है, नहीं कोलू होता है नहीं चलाने वाला, तो गुड़ का बाप जो है कोलुआ ही है। ये जो पूरा चुनाव का गड़बड़ है उसका जो चोटी पकड़ में आ गई जो कुलवा है वो ये मतदाता सूची की गड़बड़ी है, और मतदाता सूची की गड़बड़ जब तक संतुष्टि से नहीं हो तब तक इसमें चुनाव लड़ना तो बेकार है। और लानत है चुनाव आयोग को कि वो एक धन्यवाद दिया उसको सबने। सभी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई आपकी मतदाता सूची गड़बड़ है। वो जो धन्यवाद ज्ञापन है, मैं आपको बताऊं, धन्यवाद इसलिए दिया कि आपने हमको आमंत्रित किया। एक जनरल कटसी होती है, कोई भी मीटिंग के अंदर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी स्टेक होल्डर बोलता है वी आर थैंकफुल टू यू दैट यू हैव इनवाइटेड अस, बट इट डजंट मीन आपने जो कुछ बोला उससे हम सहमत हैं, या आपने मीटिंग को में जो निर्णय लिए हैं या जो बात की वो सब कुछ से हम सहमत हैं, हम इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं जी। तो ये जो धूर्तता कर रहा है चुनाव आयोग, ये छोटी सी बानगी है जो इस प्रेस नोट का बिंदु क्रमांक 5 है कि कितना स्मूथ है, धूर्त है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट अभी ये 6 तारीख को खुलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि हम पूरी सूची निरस्त कर सकते हैं। मुझे नहीं पता है कि वो स्पाइन लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लेकिन कांग्रेस और महागठबंधन इसकी पूरी तैयारी में है। वहां पे प्रेजेंटेशन होगा कि किस किस जगह पर किस किस तरीके की गड़बड़ियां पाई गई हैं। फिर से वही 5 तरीके के नाम दिए गए हैं, डबल नाम, मरे हुए लोगों के नाम, जिंदा लोगों के नाम ना होना,
इसका पूरा एक अच्छा तरीके से स्टॉक तैयार हो रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा यदि वास्तव में न्यायमूर्ति मूर्ति नहीं बने रहे, मूर्ति में थोड़े प्राण आ गए तो विधान यानी पूरी जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है कि निर्धारित समय तक आपको चुनाव कराना है, बिहार में वो कटाई में पड़ सकता है। कहीं राष्ट्रपति शासन में चुनाव ना होने वहां पर। जी राजीव जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, क्या आपको भी लगता है, क्योंकि आप तो पूरी दलीलों को पहुंचाते हैं दर्शकों के बीच, क्या आपको लगता है कि ये जो 7 और 8 तारीख को 2 दिन सुनवाई होगी, हो सकता है कि 9 तारीख को भी सुनवाई हो, जैसा अभिषेक मनु सिंघवी साहब बता रहे थे, क्योंकि वो भी ये चुनाव वो भी इस SIR को लड़ रहे हैं अपने एक दल की तरफ से। लेकिन यहाँ ज़रूरी है जानना कि आपको लगता है क्या कि यहाँ पर परिस्थितियाँ 7-8 तारीख को बदल सकती हैं, SIR का मामला कुछ और दिशा में जा सकता है? निश्चित तौर पर राजीव जी, अब तो आपको याद होगा कि जब आदेश लिखाया जा रहा था और बहस पूरी हो चुकी थी, उस समय जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि भाई ये 30 सितंबर को कैसे आ सकती है लिस्ट, कोई सवाल ही नहीं 30 सितंबर को लिस्ट आने का। और उसके बाद फिर जब आदेश लिखाया गया तो आदेश में ये लिखाया गया कि SIR जारी रहेगा 30 सितंबर के बाद भी, इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं है। तो जब अंतिम तिथि नहीं है तो फाइनल लिस्ट आ कैसे गई? तो इस फाइनल लिस्ट पे तो चुनाव होगा ही नहीं, चूंकि SIR तो भी जारी है राजीव जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत। जब SIR जारी है तो इस लिस्ट पे चुनाव नहीं हो सकता। ये आप SIR करा रहे हैं तो आपको कराने का था, चूंकि अभी इस पे बात नहीं हो पाई कि आपको कराने का अधिकार है कि नहीं है, तो इसलिए आप कराते रहिए, सीधी सी बात यह है। तो अभी SIR चलता रहेगा, SIR पूरा नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और चुनाव आयोग ने इसको सुप्रीम कोर्ट में माना कि हाँ साहब SIR चलता रहेगा। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट में मान चुके कि SIR चलता रहेगा तो SIR तो चालू है अभी, तो फाइनल लिस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है राजीव जी। तो इस लिस्ट पे तो चुनाव नहीं ही होना है राजीव जी, ये लगभग तय है। बाकी अब सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देगा वो देखा जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था और जो बहस में जो टिप्पणियां जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की तरफ से हुई थी, उनसे ये साफ संकेत मिलता है कि इस SIR पे चुनाव होने नहीं जा रहा है राजीव जी। दूसरी बात यह है कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर एक भी गड़बड़ी पाई गई तो हम पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। सवाल यह है, जैसा योगेंद्र यादव ने भी पूछा कि भाई 1 सितंबर के बाद जब आपने कोई फॉर्म लिया नहीं तो फिर ये 3,66,000 नाम कहाँ से आपने इसमें जोड़ दिए? 4,66,000 जो है वो नाम आपने कहाँ से जोड़ दिए? किस तरफ से आ गए ये नाम? इनकी संस्तुति किसने की? ये किस आधार पर जोड़े गए? इन्होंने क्या डॉक्यूमेंट दिए? क्या फॉर्म भरा? ये बताइए। चूंकि आपने बताया कि ये तो फॉर्म 16 भरा ही नहीं, फॉर्म 6 भरा ही नहीं इन्होंने। 22 आप कुछ बता रहे हो, आप बता रहे हैं कि फॉर्म भरे कुल 16 लाख लोगों ने, तो बाकी जो है 22 लाख में से 16 लाख को कम कर दीजिए, तो इन लोगों ने इनके नाम कैसे आ गए ये बताइए। तो यानी राजीव जी बहुत बड़ा घपला है। एक और बात राजीव जी ध्यान देने की है कि महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के बीच में 5 महीने के गैप में वहां तो वोटर बढ़ गए 47 लाख। और यहाँ राजीव जी जनवरी की जो सूची आई थी 25 की और 30 सितंबर को जो SIR की सूची आ रही है, यहाँ मतदाता कम हो गए 69 लाख। तो भाई वो ऐसा कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि महाराष्ट्र में तो 47 लाख वोट बढ़ जाते हैं और बिहार में आकर 69 लाख वोट कम हो जाते हैं? तो ये वैदिक गणित तो ज्ञानेश कुमार जी ने पढ़ी होगी, वो समझाएंगे ज्ञानेश कुमार जी कि ये कौन सी वैदिक गणित है कि महाराष्ट्र में 5 महीने में 47 लाख वोट बढ़ जाएंगे और बिहार में 69 लाख वोट कम हो जाएंगे। तो ये राजीव जी पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। और आज कहा भी है जयराम रमेश ने कि SIR भारतीय जनता पार्टी को मदद कराने के लिए ही कराया गया, पूरा का पूरा SIR फर्जीवाड़ा है। तो राजीव जी सब विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। और आपको याद होगा राजीव जी जब SIR की ये फाइनल लिस्ट जारी हुई थी और जिलों में दी जा रही थी लिस्टें, तो मैंने उसी समय कहा था कि चुनाव आयोग की टाइम लाइन आप देखिए कि तमाम दलों के जो प्रतिनिधि जा रहे हैं वोटर लिस्ट लेने के लिए, उनसे वीडियो जारी करवाया जा रहा है थैंक यू का कि आपने हमको ये दिया, आपने वोटर लिस्ट दी, इसके लिए धन्यवाद। और चुनाव आयोग इस वीडियो का इस्तेमाल करेगा ये बताने के लिए कि साहब हमने SIR कराया और देखिए इन्होंने सबने तो हमको धन्यवाद दिया था। और आज ये बदमाशी जो है चुनाव आयोग की, वो उसकी इस राजीव जी विज्ञप्ति में दिखाई पड़ती है। वो कह रहा है कि सबने हमको SIR कराने के लिए धन्यवाद दिया। तो ये धन्यवाद जो दिया गया है तो ये किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है चुनाव आयोग, ये समझा जा सकता है।
बहरहाल मुझको राजीव जी अभी भी यही लगता है कि जो चुनाव आयोग के पास एक तो कोई तर्क नहीं है इस प्रक्रिया को जस्टिफाई करने का। दूसरी बात, एसआईआर को लेकर अभी तो सुप्रीम कोर्ट में बहस यही है कि आपको यह संविधान करने की इजाजत देता भी है कि नहीं देता है। चूंकि एक प्रक्रिया चल रही है तो चल रही है। इधर राजीव जी जो कर सकता है चुनाव आयोग, वो ये कर सकता है कि 7 तारीख से पहले ही 6 तारीख को दिल्ली में आकर ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और चुनाव की घोषणा कर दें, और फिर 7 तारीख को जाकर कहें सुप्रीम कोर्ट में कि साहब अब आप इसमें दखल मत दीजिए चूंकि चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लेकिन ये तर्क इसलिए नहीं चलेगा चूंकि एसआईआर पर बहस सुप्रीम कोर्ट में जारी है, और जो एक कानून जिसपे एक बहस जारी है तो फिर उसमें हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट करेगा ही करेगा। और आपको याद होगा कि जब अवकाशकालीन खंडपीठ थी जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची, तो जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा भी था कि आपकी चालाकी ये है, आप समय इसलिए खींचना चाहते हैं ताकि आप जो है वो चुनाव की घोषणा कर दें और उसके बाद फिर आप आकर कहें कि साहब अब तो चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, और फिर आप जानते हैं कि कोई अदालत फिर इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन यहाँ ये मामला चलने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि ये मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, और जो मामला सब जुडिस है जिसमें आपके इस अधिकार पे सवाल उठा हुआ है कि आप ये नहीं करा सकते हैं, तो उसके आधार पर आप चुनाव की घोषणा कर कैसे सकते हैं। तो इसलिए ये दांव चलने वाला नहीं है चुनाव का, लेकिन चुनाव आयोग का दांव चलेगा जरूर जी। भले चले, लेकिन ये सही कह रहे हैं आप। लीगल जानकारों, जो कानून के जानकार हैं, उनका भी यही कहना है कि ये यहाँ पर इस पर बहस होगी और इसकी संवैधानिकता पर बहस होगी कि ये एसआईआर जो है संवैधानिक तौर पर सही है या गलत है, और उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अगर ढंग से निर्णय लेता है, फैसला सुनाता है, तो शायद ये रद्द भी हो जाए। लेकिन क्या उसके बाद भी चुनाव निष्पक्ष होंगे? अगर ये सवाल मैं मुकेश जी आपसे पूछूं तो क्या लगता है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? चलिए एसआईआर को रद्द कर दिया, तब भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं। निष्पक्षता के लिए जिस ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता होती है, निष्पक्षता के लिए जिस तरह की छवि की आवश्यकता होती है, वो सब कुछ का इरोजन हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लुट चुका है। और जब तक आप उन चीजों को नहीं बहाल करेंगे, यानी जब तक बीमारी को आप ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप मरीज को स्वस्थ नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, अब सवाल यह है ना कि हमारे आपके पास विकल्प क्या है, चारा क्या है। और जिस तरह से अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, भाई चुनाव आयोग का कोई विकल्प तो हो नहीं सकता। ये तो है नहीं कि नहीं साहब हम इस चुनाव आयोग से नहीं किसी और चुनाव आयोग से चुनाव करवाएंगे। और उस विकल्प को पैदा करने के लिए की जो प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से बेहद दुखद और असंवैधानिक की कहलाएगी कि ऐसी अराजक स्थिति हो जाए कि चुनाव आयोग भाग खड़ा होने के लिए मजबूर हो। भगवान न करे कभी ऐसा हो, वो चीज हम कभी न चाहेंगे, क्योंकि वो तरीका कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो अब वो जो हाइपोथेसिस है वो तो गई। सवाल यहाँ यह है कि अमलेंदु जी को बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी आंख खुलेगी और वो जो है वो अपनी रीढ़ दिखाएगा और वो अपना विवेक दिखाएगा। पर यहीं पर इसी पैनल में मेरा मतभेद है। मुझे लगता नहीं सुप्रीम कोर्ट में इतना स्पाइन बचा है। हम लोगों ने देख लिया है, पीछे बहुत कुछ देखा है, और जिस तरह के छोटे छोटे घटनाक्रम हमारे सामने आ रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जमाने से आप देखना शुरू कीजिए, वो इतना बड़ा काला धब्बा है हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कि आपको ये पता चल रहा है कि साहब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है, गलत है, गैर कानूनी है। लेकिन आप उस गैर कानूनी काम से जो पैदा हुआ हजारों हजार करोड़ रुपया, उसको आपने कुछ नहीं किया। यानी अपराध हुआ, अपराधी को कुछ नहीं किया। गलत हुआ, आपने बता दिया हाँ गलत हुआ है, लेकिन जिसने गलती की है उसको कुछ नहीं किया। ये कहाँ का इंसाफ है, कैसा इंसाफ है भाई। सिमिलरली आप देखिए कि जो लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देखिए आप, कि जो लोग इस तरह के तमाम प्रक्रिया से, इस तरह के तमाम विवादों से जुड़े हुए हैं, जो जजेस जुड़े हुए हैं, उनकी क्या स्थिति हो गई है आज की तारीख में, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी बची है कि आप जो है वो एक तरफ तो किस तरीके से नई कंट्रोवर्सी में खड़े होते हैं। यहां देखिए अभी गवई साहब की माता जी को लेकर के एक कंट्रोवर्सी पैदा की गई। ऐसी बहुत सारी छोटी बातें हैं। उन सबको अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि अभी इसी मामले में देखिए, एसआईआर वाले मामले में 2 महीना लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करने में कि साहब
ये जो है वो आधार कार्ड आपको लेना चाहिए। 2 महीना से ज्यादा हो गया, अभी आप देखिए कब जैसे SIR आया था, सुप्रीम कोर्ट आज तक ये नहीं तय कर पाई कि SIR कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिस ढंग से चुनाव आयोग इसे करना चाहता है वैसा वो करने के लिए अधिकारी है या नहीं है। अगर आप इतने महत्वपूर्ण विषयों पर इतना ज्यादा वक्त ले लेंगे और दुहाई देंगे किस चीज के साथ हमारी न्यायपालिका में, तो हमारी न्यायपालिका में इतना वक्त लगता है, ऐसा है वैसा है, इस तरह की दलीलें, तो काहे का जस्टिस है आपके साथ। अगर आपको लगता है कि नहीं साहब SIR सही है, तो आपको वेल इन टाइम कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें कि बहुत कम समय होता है आपको ये तय करने के लिए कि हाँ साहब आपको क्या फैसला लेना है। और इसका असर देखिए कि ये SIR खाली यहीं तक नहीं है, यानी कि खाली बिहार तक नहीं है, इसको पूरे देश में होना है। उसी 24 जून के नोटिफिकेशन में आपने लिख दिया है। अब रही बात इसकी कि साहब क्या हम दलील के लिए कहें कि साहब ये SIR बिहार का भी अधूरा है। चुनाव आयोग ने तो इस SIR के डाटा जारी करते समय, जिस समय ये 7.42 करोड़ का डाटा जारी किया है, उस समय उसने साफ साफ कह दिया हमारी SIR की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। बाकी कुछ नाम छूट गए हैं तो कोई, अगर छूट गए हैं तो लोग आए उसके बारे में जोड़े, बताएं, उसकी एक प्रक्रिया है। हम चुनाव मतदान के 10 दिन पहले तक हम नए नाम उसमें ऐड कर सकते हैं, या जिनके छूट गए उनके नाम हम ऐड कर सकते हैं। तो वो प्रक्रिया उन्होंने उस तरीके से रखी हुई जो सामान्य नियम है उसका। उसके बियॉन्ड ये उम्मीद करना कि नहीं साहब इस मौजूदा तंत्र में कोई आदमी इस चुनाव आयोग को आईना दिखा सकता है, ये सरकार चुनाव आयोग को प्रमाणिक तरीके से काम करवाना चाहेगी, ये सब बिल्कुल मुंगेरी लाल के सपने कतई पूरा होने वाला नहीं है। और मुझे तो माफ कीजिएगा, मुझे सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत उम्मीद नहीं है, कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष होकर के इसमें कुछ कर पाएगा। यही कितनी दलीलें दी गई, कितने तथ्य सामने रखे गए, क्यों नहीं आपको। और ऐसा देखिए ना, राजीव जो अदालती प्रक्रिया है उसमें जो शुरुआती एक पहली दूसरी हेयरिंग है, उन्हीं हेयरिंग में सारे सिग्निफिकेंट आर्गुमेंट सामने रखे जा चुके हैं कोर्ट के, इस पक्ष की ओर से भी और उस पक्ष की ओर से भी। कोर्ट को तय करने में क्या दिक्कत थी कि किस पक्ष की दलीलें ठीक है और किस पक्ष की दलीलें सही नहीं है, कर सकती थी ना। आप जिस चीज को टाल रहे हैं, किस चीज के लिए टाल रहे हैं, किसी तरह से चुनाव हो जाए। अब वो वही प्रक्रिया होने वाली है कि आप पहले इलेक्शन का कार्यक्रम घोषित करेंगे, उसके बाद जाके चुनाव आयोग से कहेंगे देखिए साहब तो हमने कार्यक्रम घोषित कर दिया है, अब किसी को कोई बेईमानी की कोई बात है कुछ है तो चुनाव हो जाने दीजिए। चुनाव हो जाने के बाद भी एक प्रक्रिया पड़ी हुई है, 45 दिन तक आप जो है ईवीएम की जांच करवा सकते हैं, ये करा सकते हैं, वो करा सकते हैं, मुकदमे कर सकते हैं, फलाना ठिकाना, हर चीज का साफ प्रोविजन बना हुआ है, और घुमा फिरा करके वही काम कर लिया जाएगा। अदरवाइज अगर चुनाव आयोग को इस बात की चिंता होती कि साहब हमारे ऊपर एक छींटा भी नहीं पड़ना चाहिए, हमारी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर एक छींटा भी नहीं आना चाहिए, तो उसका रवैया कुछ और होता। उसका वो रवैया क्यों नहीं दिखता हम लोगों को, राइट फ्रॉम डे वन क्यों नहीं दिख रहा। राजीव कुमार के जमाने से ये चीज हम देख रहे हैं, और वही चीज और ज्यादा बड़ी हो जाती है किसके जमाने में, ज्ञानेश कुमार के जमाने में जी। एक सोच के देखिए कि ज्ञानेश कुमार जी के दिमाग में क्या कितना बड़ा आइंस्टीन बैठा हुआ है कि वो SIR ढूंढ के लाए जो इससे पहले हिंदुस्तान के इलेक्ट्रल हिस्ट्री में कभी था ही नहीं। SIR स्पेशल अच्छा, उस SIR के लिए भी जो प्रोविजन इंटेंसिव रिव्यू, अब उस SIR के लिए भी जो प्रोविजन है वो ये है कि आप मैन टू मैन हर घर घर जाएंगे, आपका BLO जाएगा, न सिर्फ जाएगा बल्कि इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। इन्यूमरेशन फॉर्म 2 कॉपी में होगा, एक जो उस व्यक्ति के पास रहेगा जो जिसका डाटा लिया गया। ये तमाम प्रक्रियाएं हमारे आपके सामने कहां हुई है ये ठीक से। उसके बाद क्या स्थितियां हुई कि आपकी गड़बड़ियां जो हुई है, जो लोगों ने आपकी जानकारी में लाने की कोशिश भी की, आपने किया क्या, आपने कहां से ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं साहब अंपायर ईमानदार है, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जनता की हमारे अंदर निष्ठा बनी रहे। वो कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो अब इन तमाम बातों को कह करके मैं आपके उस सवाल का जहां से आपने शुरू किया कि क्या आपको लगता है कि बिहार में चुनाव साफ सुथरे होंगे, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है चुनाव आयोग का भी और बीजेपी JDU साथ हैं अभी, इन दोनों को देखकर भी। तीसरी बात ये कि कोई अनुकूल हवा नहीं है। अब ये सत्ता में बैठे हुए हैं, जब ये तमाम बेईमानियां करने का माहिर हैं तो ये अभी बेईमानी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, जब सत्ता इनके हाथ से निकल जाएगी तब करेंगे? जी नहीं, ये अभी ही करेंगे।
खूब अच्छे से करेंगे, खूब दमदार तरीके से करेंगे, खूब अच्छी प्लानिंग करके एक एक चीज की स्ट्रेटजी बना के करेंगे। जैसे पंकज जी ने बोला, किसी के नाम इधर जोड़ना है, किसी का नाम उधर जोड़ना है, कहीं कुछ घटाना है, कहीं कुछ बढ़ाना है। एक एक चीज बहुत मेटिकुलसली सोच समझ के की गई है, और अभी अचानक 2 दिन 5 दिन में नहीं की गई है, महीनों की प्रक्रिया है ये। और जिसके बाद आप ये तय करते हो कि नहीं साहब ऐसा है कि अब हमारे सामने ये समस्या है। लोकसभा की सीट बड़ी होती है, हम जानते हैं 6 सीट, जब बिहार के मामले में देखें तो ऑन एन एवरेज 6 सीट विधानसभा की है उसमें। अब वहां पर लोकसभा की सीट में वोट बढ़ने से, फर्जी वोट बढ़ने से आपको फायदा होता है, नंबर बदलना। अब उसका बिल्कुल रिवर्स आपको करना पड़ता है जहां विधानसभा की सीट छोटी होती है। यहां जितने लोग कम कर दोगे उतना फायदे में रहोगे। ये सारी तरकीबें, ये सारी तिकड़में खुलेआम सरेआम अपनाई जा रही हैं, सबके सामने है। हम आप चाहे जो उसको देख के बोल लें, सोच लें, समझ लें, लेकिन सच तो यही है कि हमारी बातें भी नक्कार खाने में तूती की आवाज जैसी बन गई है। क्योंकि हम जिनको बताना चाहते हैं, जिनको जगाना चाहते हैं, जिनको ये बताना चाहते हैं कि साहब आपका ये फर्ज है, आपको अपने फर्ज पे गौर करना चाहिए, वो लोग तो बेफिक्र हैं। क्यों बेफिक्र हैं? क्योंकि उनको उनके आकाओं से अभयदान मिला हुआ है, हर तरह का अभयदान है। तो अब ये सिनेरियो हमारे सामने, लेकिन हाँ, इसके बावजूद ऑप्टिमिस्टिक होना हमारी आपकी फितरत है। हम फिर भी उम्मीद बनाए रखे हैं कि नहीं साहब ऐसा होगा। हाँ, वैसा होता है। उसे कब कहते हैं? वो जब आंधी जैसी स्थिति आती है कि आप जितनी मैन्यूवरिंग कर लो, कुछ कर लो, लेकिन फिर भी जनता इस ढंग से वोट देती है कि आपका सुपड़ा साफ हो जाता है। तो वो स्थिति यहां होगी कैसे नहीं होगी। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं, क्योंकि जितने भी बाकी दूसरे फैक्टर्स हैं, सिवाय एक चीज के कि आप ये लास्ट मूवमेंट पे जो अभी सरकारी घूस दे रहे हो, सिर्फ यही एकमात्र ऐसी चीज है जो इनके लिए मैं समझता हूं कि कोई इनको ब्रीदिंग दे सकती है। कितना दे देगी, दे ही देगी, ये मुझे कठिन बात दिखती है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल नहीं देगी, कहीं नहीं जाए, ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने किसी चुनाव में ऐसा नहीं देखा है जी। तो बस वही एकमात्र उम्मीद है कि उससे इनकी कितनी जान बच सकती है, या कितनी खाल बच सकती है, कितनी इज्जत बच सकती है, जो भी कह लें। अदरवाइज फिजा पूरी की पूरी तरह से खिलाफ है। और रही बात इसकी कि जहां देखिए दोनों तरफ गठबंधन है, सीटों के बंटवारे में हमेशा सिर्फ डबल होता है, होता रहा है, होता रहेगा। हर राजनीतिक दल इसी समय, जिस समय सीटों का बंटवारा होता है, उसी समय वो ज्यादा शेयर चाहता है, और उसके लिए तरह तरह की पोस्चरिंग की जाती है। पार्टियों के गठबंधन के अंदर भी की जाती है, गठबंधन के बाहर पब्लिक में भी की जाती है। ये होता है, हर तरफ होगा, इधर भी होगा, उधर भी होगा। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही तरफ होगा। लेकिन इन सब के बाद जब फाइनली आप चुनाव में जाएंगे, वहां से आपकी इस बात की तकरार शुरू होगी, किसका कैंडिडेट बढ़िया है, किसका कैंडिडेट नहीं है, किस पार्टी की पकड़ कितनी अच्छी है, कितनी खराब है। बिल्कुल जी राजीव जी 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 बिल्कुल। इस प्रोग्राम के तुरंत बाद एक बहुत शानदार पॉडकास्ट देखिए दोस्तों। बिहार चुनाव से लेकर राहुल गांधी की राजनीति तक सब पर खुलकर चर्चा उस पॉडकास्ट में है, उसको ज़रूर देखिएगा। और आना चाहता हूं जल्दी से क्लोजिंग कमेंट के लिए पंकज जी आपके पास। क्या आपको लगता है, वही सवाल जो मुकेश जी के पास लेकर आया था, क्या आपको लगता है कि सब कुछ SIR रद्द, सब कुछ अपनी जगह पे पूर्ववत, फिर भी चुनाव निष्पक्ष होंगे बिहार चुनाव? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पितृ संगठन है RSS, उसका पिछले 100 साल का यदि हम इतिहास उठा के देखते हैं तो वो धूर्तता, क्रूरता और साजिशों से भरा हुआ है। तो मन का एक कोना अवश्य कहता है कि इनके पास में कोई प्लान बी और प्लान सी भी तैयार होगा। निश्चित हो सकता है कई बार ये इस बार कुछ न्यायपालिका की निष्पक्षता दिखाने को कुछ ऐसे निर्णय करा दे, इससे लगे भाई न्यायपालिका निष्पक्ष है, लेकिन उसके लिए उन्होंने अल्टरनेटिव प्लान बी प्लान सी तैयार किया होगा। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को जो भय है वो ये है, एक तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कंधे पे सवार होकर बिहार में राज करती रही है। इस बार पिछले 2 दशक के दौरान नीतीश कुमार की लोकप्रियता सबसे निम्नतम स्तर पर, एक चीज। दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तीसरे खंड में केंद्र की सरकार ने पूरे देश में जो एंटी मुस्लिम फेस ओपनली उनका हिंदू राष्ट्र के रूप में आ गया है, इससे JDU का मुस्लिम मतदाता जिसने पिछली बार नीतीश कुमार के फेस से वोट दिया था, इस बार उसको देगा, इसकी संभावना बहुत कम है।
इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है, जो आज तक बिहार में कभी उसको शासन करने को नहीं मिला, क्योंकि उड़ीसा से उनको चस्का लग गया है, तो वो यहाँ पर येन केन प्रकार कुछ प्रयास तो करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं कि लोकतंत्र में जीत जनता की होती है, और इंदिरा जी सरी की सशक्त प्राइम मिनिस्टर भी चुनाव हारी थी इन्हीं गलतफहमियों के कारण। ये आप जान के चले कि जो वोट अधिकार यात्रा जो बिहार में हुई है, उस वोट अधिकार यात्रा में आम मतदाता को अपने मत के अधिकार के प्रति, मतदाता सूची में उसके नाम के प्रति इतना जागरूक कर दिया है कि यदि वो जागरूकता ही बरकरार रही तो मताधिकार का उपयोग ईमानदारी से होगा, और ये मताधिकार का उपयोग ईमानदारी से होता है तो बहुत सारे षड्यंत्रों के बावजूद, मैन पावर, मसल पावर, मनी पावर के बावजूद ये चुनाव एनडीए को बिहार में 19 ही रहेगा, 20 नहीं हो पाएगा, मेरा ऐसा सोच है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिहार का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें अब चूंकि चुनाव आयोग ऑलरेडी बिहार में है, आज एक बैठक 12 राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग कर चुका है, एसआईआर पर अपनी पीठ थपथपा चुका है, विज्ञप्ति जारी कर चुका है चुनाव आयोग। इन सब के बीच अब कल और कुछ बैठकें हैं चुनाव आयोग की, और उसके बाद 6 या 7 तारीख को हो सकता है कि चुनाव की घोषणा हो, लेकिन 7 और 8 तारीख को उधर इसी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हो सकता है 9 तारीख तक वो सुनवाई जाए और इसके बाद फैसले की घड़ी होगी। लेकिन बिहार का चुनाव किस दिशा में जाएगा, बिहार का चुनाव निष्पक्ष होगा, पारदर्शी होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आने वाले समय पे, और उन समयों में हम आपके साथ रहेंगे रोजाना जिस ढंग से रहते हैं, यानी पल पल की खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। जो कुछ बिहार में और उसके बाद दूसरे राज्यों में जो चुनाव हैं उन सब पर तो निगाहें टिकी हुई रहेंगी ही। और एसआईआर में और ये जो फाइनल लिस्ट आई है मतदाताओं की, उसमें कितनी धांधलियां हैं, गड़बड़ियां हैं, ये सब जो राजनीतिक दल हैं या कुछ एनजीओज हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग टीम है वो काम कर रही हैं, और ये सब हम शायद हम लोगों को देखने को मिले सुप्रीम कोर्ट में दलीलों के समय। तो 7 और 8 तारीख बिल्कुल पहले से आप सुरक्षित कर लीजिए, लगातार हम लाइव लेकर आएंगे ही। लेकिन उसके अलावा कल क्या कुछ होगा इधर बिहार में, और राजनीतिक दल अब बाहर निकल के और क्या कुछ कहते हैं, जेडीयू और बीजेपी कैसे एक मत नजर नहीं आते हैं, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर बीजेपी क्यों नहीं बनाना चाहती है, इन सब पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। आने वाले समय पर में इन सब पर हम विश्लेषण जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।